नमस्कार स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की क्लास में हम नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस के अध्याय 3 को डिकोड करेंगे। देखिए, ये अध्याय हमारी क्रिमिनल कोड्स की शक्तियों का एक तरह से फाउंडेशनल ब्लूप्रिंट है, वो नींव जिस पर हमारी पूरी न्याय व्यवस्था खड़ी है। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि भाई जब कोई जुर्म होता है तो केस सुनने का, न्याय करने का अधिकार आखिर किस अदालत के पास है। ये पूरा अध्याय असल में इसी एक सवाल का जवाब देता है। देखिए, इस चैप्टर को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि अदालतों को शक्तियां मिलती कहां से हैं। फिर न्याय के पदानुक्रम मतलब हायरार्की को समझेंगे। उसके बाद मजिस्ट्रेट की सजा देने की शक्ति पर बात करेंगे। फिर कुछ खास नियमों को देखेंगे और आखिरी में ये जानेंगे कि इन शक्तियों को मैनेज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 21 से, जो इसका पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत बताता है। यह सेक्शन हमें यह बताता है कि कौन सी अदालत किस अपराध की सुनवाई कर सकती है। तो सेक्शन 21 एक तरह से स्टेज सेट करता है। ये कहता है कि बीएनएस के तहत होने वाले अपराधों की सुनवाई या तो हाई कोर्ट कर सकता है, या कोर्ट ऑफ सेशन, या फिर फर्स्ट शेड्यूल में बताई गई कोई और अदालत। और हाँ, इसमें एक बहुत ही ज़रूरी और प्रोग्रेसिव बात भी कही गई है कि महिलाओं के खिलाफ कुछ खास अपराधों की सुनवाई, जहाँ तक मुमकिन हो, एक महिला जज की अध्यक्षता वाली अदालत में ही होनी चाहिए। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे जुडिशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर, इसका पिरामिड कैसा है। हम इसकी शुरुआत करेंगे बिल्कुल ऊपर से, एपेक्स कोर्ट से। हमारी क्रिमिनल कोर्ट्स में एक बिल्कुल साफ हायरार्की है। सबसे ऊपर है हाई कोर्ट, उसके नीचे सेशंस जज, फिर आते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और उनके नीचे फर्स्ट और सेकंड क्लास के मैजिस्ट्रेट्स। इस स्ट्रक्चर को याद रखना बहुत जरूरी है। अब क्योंकि हाई कोर्ट इस हायरार्की के बिल्कुल शिखर पर है, तो सेक्शन 22 के मुताबिक उसके पास कानून के तहत दी जा सकने वाली कोई भी सजा सुनाने की असीमित शक्ति है। एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। और यहीं पर सेक्शन 22 का सबसे क्रूशियल पॉइंट सामने आता है। ध्यान से सुनिएगा। सेशंस जज भी कानून के तहत कोई भी सजा दे सकते हैं, यहां तक कि मृत्युदंड भी, लेकिन वो सजा फाइनल नहीं होगी जब तक कि हाई कोर्ट उसे कंफर्म न कर दे। ये हमारे सिस्टम में एक बहुत ही जरूरी चेक एंड बैलेंस है। चलिए अब उन अदालतों की बात करते हैं जो हमारी न्याय प्रणाली की फ्रंटलाइन हैं, जहां ज्यादातर मामले आते हैं और जहां आप में से कई लोग अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत भी करेंगे। मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट्स। सेक्शन 23 में हर लेवल के मैजिस्ट्रेट की शक्तियों की सीमाएं बिल्कुल साफ साफ बताई गई हैं। जैसे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यानी सीजेएम 7 साल तक की सजा दे सकते हैं। फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट 3 साल तक की जेल और 50,000 रुपए तक का जुर्माना, और सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट 1 साल तक की जेल और 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं। एग्जाम्स के लिहाज से ये आंकड़े बहुत जरूरी हैं, इन्हें याद रखिएगा। एक और नई और बहुत महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दीजिए। अब फर्स्ट और सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट्स कम्युनिटी सर्विस यानी सामुदायिक सेवा का आदेश भी दे सकते हैं। यह सजा का एक नया तरीका है जो सजा के साथ साथ सुधार पर भी जोर देता है। इसकी परिभाषा भी सेक्शन 23 में ही दी गई है। अब कानून सिर्फ सिंपल सिचुएशंस को ही तो नहीं देखता, है ना? कई बार मामले पेचीदा हो जाते हैं। तो ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के लिए सेंटेंसिंग के क्या खास नियम हैं, चलिए अब उन्हें देखते हैं। तो एक सवाल ये उठता है कि अगर कोई दोषी जुर्माना नहीं भरता तो क्या होगा? इसका जवाब सेक्शन 24 देता है। कोर्ट जुर्माना ना भरने पर और जेल की सजा दे सकता है, लेकिन इस पर 2 शर्तें हैं। 1, ये सजा उस मजिस्ट्रेट की अपनी शक्तियों से ज्यादा नहीं हो सकती, और 2, ये मूल सजा के 1/4 यानी 1/4 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब सेक्शन 25 एक और बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन की बात करता है। मान लीजिए एक ही ट्रायल में कोई व्यक्ति 1 से ज्यादा अपराधों के लिए दोषी पाया जाता है, तो अदालत के पास विवेक है कि वो सजाओं को कंकरेंट चलाए, मतलब सारी सजाएं एक साथ चलेंगी, या कंसेक्यूटिव चलाएं, मतलब एक सजा खत्म होने के बाद दूसरी शुरू होगी। लेकिन यहां एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि सजाएं जुड़ते जुड़ते 40-50 साल हो जाएं। सेक्शन 25 साफ कहता है कि कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस के मामले में भी कुल सजा 20 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। ये एक बहुत ही जरूरी सीमा है। और आखिर में चलिए अब एक नज़र डालते हैं इस पूरे सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम पर, मतलब वो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स जो ये पक्का करते हैं कि ये पूरी जुडिशियल मशीनरी ठीक से स्मूथली चलती रहे।
ये जो धाराएं हैं सेक्शन 26 से 29 तक, ये इस सिस्टम के इंजन की तरह हैं। ये तय करती हैं कि जजों को शक्तियां कैसे दी जाती हैं, ज़रूरत पड़ने पर उन्हें वापस कैसे लिया जा सकता है, और जब कोई जज ट्रांसफ़र होता है या रिटायर होता है तो उनकी शक्तियां उनके उत्तराधिकारी को कैसे मिलती हैं। इससे न्याय व्यवस्था में एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। तो इस पूरे अध्याय का सार क्या है? निचोड़ ये है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जहां हर अदालत की शक्ति और उसकी सीमाएं पहले से तय हैं। ऐसा इसलिए है ताकि न्याय मनमाने तरीके से नहीं बल्कि एक प्रेडिक्टेबल और निष्पक्ष तरीके से दिया जा सके। तो आखिर में एक सवाल के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं कि शक्तियों का ये जो पूरा ढांचा है, ये सिर्फ अधिकार ही नहीं बल्कि न्यायिक जवाबदेही और सच्चे न्याय के बीच संतुलन कैसे बनाता है, इस पर जरूर सोचेगा। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।